जय हिंद। आप सभी को फिर से एक नए से सेशन में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे। जैसे कि आज बताना चाहेंगे कि आज हमारा नया चैप्टर जो कि लाइफ प्रोसेस, जिसे हिंदी में कहेंगे तो जैव प्रक्रम स्टार्ट होने वाला है। जैसे कि आपको बताया गया था पहले, इसके पहले वाले मतलब कि पिछले चैप्टर में बताया था कि हमारा चैप्टर तो चैप्टर नंबर 5 मतलब 4 खत्म हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे 6 लिखे ऐसे पिछले वाले से, लेकिन मैं नए सेशन से चलूँ तो यहाँ पे चैप्टर नंबर कितना आना चाहिए? तो 5 आना चाहिए। यानी कि हमारा चैप्टर जो है लाइफ प्रोसेस या कितना चैप्टर का है? 5 चैप्टर का है, मतलब 5 चैप्टर में। ठीक है, अब बात रही थी यहाँ पे 6 लिखने का मतलब ये था कि 6 चैप्टर पहले था, लेकिन 5 चैप्टर में क्या था? तो 5 चैप्टर में हमें पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना था, आवर्त सारणी के बारे में पढ़ना था, जो कि पुराने वाले सिलेबस से था। ठीक है, लेकिन अब नए वाले सेशन में हमें यहाँ क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे सिंपल सी बातें करनी है लाइफ प्रोसेस के बारे में। इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरीका से डिटेल से पढ़ेंगे, इसके बारे में चिंता नहीं लेनी है। इसके पहले वाले चैप्टर कार्बन और इट्स कंपाउंड के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीका से, बहुत डीप तरीका से आपको बता दिया गया है, और आशा करते हैं कि आपको वो चैप्टर बहुत ही मजेदार, बहुत ही शानदार तरीका से समझ में आया होगा। ठीक है, अब लाइफ प्रोसेस की बात करूं मैं, अब इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें बोलना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा ना। जीवन में कभी मोहब्बत हो तो वह पढ़ाई से हो, रिश्ते नाते वाले मोहब्बत तो सब धोखे होते हैं, झूठे होते हैं। क्या? कि जीवन में कभी मोहब्बत हो तो वह पढ़ाई से हो, रिश्ते नाते वाले मोहब्बत तो सब झूठे होते हैं, क्योंकि मुसीबत समय पे सब रिश्ते नाते करा देते हैं, बस काम यह पढ़ाई ही देता है। ठीक है, अब बात रहे कि हाँ, पढ़ाई को ग्रहण करना थोड़ा सा कठिन है। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि थोड़ा सा इतना भी आसान है, लेकिन पढ़ाई को ग्रहण करना थोड़ा सा कठिन है। लेकिन हाँ, ऐसा भी क्या कठिन बात है जो हम चाह ले तो हम पूरा नहीं कर पाए। यदि आप चाह लेते हैं कि नहीं, मुझे पढ़नी है अच्छी तरीका से, तो आपको पढ़ाई जरूर करना। ठीक है, तो चलिए आइए इसी बात में स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, जिसे हम लोग हिंदी में बात करें तो क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। ठीक है, अब कुछ बातों को हम समझेंगे। आज हमारा लेक्चर जो होने वाला है वह इंट्रोडक्शन के बारे में होने वाला है। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। ठीक है, अभी हम इसके चैप्टर में अंदर नहीं चल रहे। देखिए, लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ लाइफ प्रोसेस से स्टार्ट कर दूं तो वह होता है क्या कि डायरेक्ट यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया। लेकिन हाँ, आखिर इस चैप्टर को समझने के लिए हमें कुछ बातों को पहले समझना पड़ता है, समझे, तब हमें जाकर के इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीका से समझ में आती है। समझ में आई बात है? तो देखिएगा ध्यान से, आपको पहले मैं ले चलूं तो आपको पता है कि क्लास 10th का साइंस बुक की मैं बात करूं, बिकॉज मैं साइंस टीचर 10th क्लास तक। यदि 11th क्लास में चलूं, 12th क्लास में बात करूं, तो वहां पे मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी बहुत अच्छा तरीके से। ठीक है, मैं चाहूंगा कि बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा, और बायोलॉजी यहाँ पे देखिएगा पढ़े तो यहाँ से आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है कि 1 से 4 चैप्टर तक आपका क्या था? केमिस्ट्री था। ठीक है, और केमिस्ट्री में ज्यादातर क्या होते हैं? मैक्सिमम मतलब कि 99% बोले तो निर्जीव वस्तुओं के बारे में हमको अध्ययन करना पड़ता है। पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ किससे बने होते हैं, कैसे बने होते हैं, किसके साथ रिएक्शन करते हैं, तो ये सब हम केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन इस धरातल पर जितने भी जीव होते हैं, जैसे कि सजीव में बात करूं, जीव का मतलब ही होता है सजीव, सजीव जिनमें जान होती है। ठीक है, उन सभी के बारे में मैं अध्ययन करूं, तो उन सभी को अध्ययन करना ही बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। मतलब जब अध्ययन करेंगे उन सभी को, तो वे सभी किसके अंतर्गत आते हैं? बायोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा होता है एक फिजिक्स। फिजिक्स आपका लगभग लगता है कि 8 या 9 चैप्टर से हम इतना गौर तो नहीं किए हैं, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा। फिजिक्स के बारे में क्या होता है कि इन्वायरमेंट यानी वातावरण जो क्या होते हैं? परिघटनाएं, मतलब अचानक से घटनाएं उत्पन्न हो जाती है, जैसे बिजली का कड़कना, अनेकों सारी घटनाएं उत्पन्न हो जाती है। तो उन सभी को समझना, गौर से मतलब अध्ययन करना, ही हम लोग फिजिक्स का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा, और आपको यह मतलब कि यह बायोलॉजी का सब्जेक्ट मैं बोलूं तो बायोलॉजी का ऐसे 11th क्लास सब्जेक्ट अलग हो जाता, लेकिन यहाँ का सेशन जो है बायोलॉजी का आपको बहुत ही मजेदार लगेगा। क्योंकि देखिए, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो सजीवों के बारे में पढ़े, और हम लोग भी क्या है? सजीव है। और हम लोग अपने बारे में पढ़े कि हमारे अंदर क्या हो रहा है, कितनी सारी प्रोसेस चल रही है, कौन कौन सी प्रक्रियाएं चल रही है। यदि इसके बारे में देखें तो हमें कितना अच्छा लगेगा पढ़ने में। आखिर ऐसा ऐसा क्रियाएं हमारे अंदर भी चलती है क्या? हम किससे बने हैं, हम क्या हैं,
हम क्या नहीं है ये सब जानेंगे तो और हमें अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ, साइंस ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको पढ़ते समय ज्यादा थिंकिंग रखना पड़ेगा। इसमें कैलकुलेशन का सवाल होता ही नहीं कि आपको कैलकुलेशन करना है कितना कितना क्या है। केमिस्ट्री में कुछ कैलकुलेशन था और फिजिक्स में आपको ज्यादातर मिलेगा, लेकिन बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको थिंकिंग यानी कि सोचना पड़ेगा कि हाँ आखिर ऐसा है। तो ये हमें सजीव की बात करें तो आपका थिंकिंग वहां पे जाना चाहिए कि सजीव होते कौन कौन है। मैं ह्यूमन यानी कि मनुष्य की बात करूं तो आपके दिमाग मनुष्य के ऊपर जाना चाहिए कि आखिर मनुष्य क्या होते हैं, कैसे बने होते हैं, उनके बारे में कुछ सोचावट होनी चाहिए, समझे। अब इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम था लाइफ प्रोसेस, और इसको हिंदी में कहते हैं जैव प्रक्रम। ठीक है, अब जैव प्रक्रम को ही थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। जैव प्रक्रम को ही थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं कि भाई हमें सजीव के बारे में क्यों पढ़ना है और जैव प्रक्रम मतलब कि पहले क्यों स्टार्ट करें। देखिए, जैव का मतलब आप समझिएगा तो होता है लाइफ यानी कि जीवन, लाइफ इसे कहते हैं जीवन। और प्रक्रम का मतलब होता है प्रोसेस, PROCESS, जिसे हम लोग कहते हैं प्रक्रिया। ध्यान समझिएगा, जैव का मतलब होता है जीवन और प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया। मतलब कि जीवन को चलाने के लिए सजीवों के अंदर जो प्रक्रियाएं चलती है, प्रक्रियाएं भाई हजार तरीके के हो सकते हैं। आपको प्रक्रिया जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे समझेंगे कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। तो जीवन को चलाने के लिए जितने भी प्रक्रियाएं चलती है ना, उन सभी प्रक्रियाओं को ही हम लोग नाम देते हैं जैव प्रक्रम। अब जैव प्रक्रम का डिफिनेशन आएगा तो वहां पे सिंपल सा हम लोग ये लिखें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और अपने शब्दों में लिखेगा तो आपको कोई काटेगा नहीं और सही होगा। ठीक है, और चेकने वाला भी कहे कि वाह कितना अच्छा लिखा है। ठीक है, तो जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है, इसे मैं डीपली में चलूं तो जैव का मतलब होता है जीवन जिसे कहते हैं लाइफ, और प्रक्रम का मतलब होता है प्रोसेस जिसका मतलब होता है प्रक्रिया। तो जीवन के लिए यानी जीवन को जीने के लिए चलाने के लिए जितने भी इनके अंतर्गत यानी जीव के अंतर्गत अंदर जितनी भी प्रक्रियाएं चलती है, उन सभी प्रक्रियाओं को सम्मिलित रूप से मिला करके हम कहते हैं जैव प्रक्रम। अब बात आती है भाई कि जैव प्रक्रम तो हम समझ चुके हैं सिंपल सीधा, लेकिन बात रहा कि सजीव के बारे में क्यों पढ़े, इसको क्या अब ये से तो पढ़ना नहीं चाहिए था। लेकिन हाँ, इस टॉपिक को मैं स्टार्ट इसलिए किया हूँ ताकि हमें समझ में आएगा कि जैव प्रक्रम जीवन को चलाने के लिए प्रक्रियाएं जो होती है किसमें होती है भाई, सजीवों के अंतर्गत होती है। मतलब कि हम लोग सजीव हैं तो सजीवों के अंतर्गत क्या होगा, जीवन को चलाने के लिए प्रक्रियाएं होगी है, उसे ही हम लोग कहते हैं जैव प्रक्रम। इसी कारण से हमारा पहला टॉपिक, ये सब टॉपिक नहीं था लेकिन फिर भी मैं बना कर लाया हूँ क्या कि जीवन आखिर कहते किसे हैं, सजीव ही पता नहीं है तो भाई उसके अंतर्गत चलने वाली प्रक्रिया आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, इसी कारण से हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं सजीव। आखिर सजीव क्या होते हैं क्या नहीं होते उसके बारे में चलते हैं। ठीक है, तो आपको जैव प्रक्रम का मतलब बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, इसे आप अच्छी तरीके से उतार सकते हैं पहले ही बातों में। ठीक है, ऐसे कम उतारे नहीं क्योंकि ये सब आप लोग नोट कॉपी में कीजिएगा तो ऊपर से ही आप लिखते चलेगा। इसके बाद पहला टॉपिक आएगा सजीव जिसे कहते हैं लिविंग। समझ में आई बात ही क्या, अब इसे हम इरेज करते हैं, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब मैं आगे चलूं तो आखिर मेरा टॉपिक है सजीव किसे कहते हैं। तो देखिएगा कुछ बातों को मैंने लिखा है, जैसे लेकर के लाते थे वैसे लेकर के लाए ताकि ज्यादा समय का आपको व्यर्थ न करना पड़े। सजीव उसे कहते हैं जिनमें सजीवों के सारे गुणधर्म मौजूद होते हैं। अब सजीव को आप एक तरीका से नजर डालिएगा कि जितने भी सजीव हैं उनमें आपको कौन कौन सा एक्टिविटी नजर आता है, कौन कौन सी प्रक्रिया करते हैं दिखते हैं आपको। सजीव मतलब करता क्या होगा भाई, आपको देखिएगा कि सजीव क्या करेगा, यहाँ से वहां तक जाएगा, दौड़ेगा, कूदेगा, खाना खाएगा, और क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, ग्रोथ करेगा, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, ये सब सब मैं बता रहा हूँ, चिंता नहीं लेना है। ठीक है, तो इन सभी प्रक्रिया आपको सजीव के अंतर्गत देखने को मिलेगा। लेकिन आप बोलिए कि निर्जीव जैसे कि यह मेरे पास चौक है तो चल को चलाने के लिए बताइए इसमें मूवमेंट होता है क्या, न्यूट्रिशन होता है क्या, मतलब इसे भी भोजन चाहिए क्या, नहीं ना। इसे मूवमेंट यानी गति करता है क्या, नहीं नहीं करता है। ग्रोथ करता है क्या, नहीं नहीं करता है। ये सभी क्या होते हैं, निर्जीवों के अंतर्गत मौजूद नहीं होते हैं, समझे। तो वही लिखा हुआ है क्या कि सजीव उसे कहते हैं जिनमें सजीवों के सारे गुणधर्म मौजूद होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सजीव कहते हैं। जैसे कि पहला हमने लिखा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है हिंदी में बात करूं तो पोषण। और पोषण क्या होता है, पोषण के बारे में तो वैसे हमें इस चैप्टर में डीपली से पढ़ना है। ठीक है, तो पोषण क्या होता है,
जब हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन को ग्रहण करने के बाद उसके अंतर्गत क्या किया जाता है, पचाया जाता है। पचाने के बाद क्या होता है, ऊर्जा निकलता है। उस ऊर्जा को हम लोग उपयोग करते हैं, इससे हमारा बॉडी तंदुरुस्त रहता है, बॉडी को सुचारू रूप से हम लोग चलाते हैं, उसे कहते हैं पोषण। जब हमारा टॉपिक आएगा तब हम बहुत डीप तरीका से पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा आता है मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है गति। अब गति किसे कहेंगे, भाई सजीव होते हैं तो सजीव हमेशा आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते रहेंगे। गति करेंगे मतलब कि मूवमेंट करेंगे, तो उस प्रक्रिया को ही हम लोग कहते हैं गति। लेकिन अब यहाँ से आपका एक सवाल तो जरूर बनता होगा, नहीं बनता है तो मैं आपके लिए सवाल करता हूँ कि पौधे भी तो सजीव होते हैं लेकिन वे गति नहीं करते हैं। तो भाई वे गति करते हैं लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते, अपने स्थान पे गति करते रहते हैं। समझ में आई बात है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं वहां पे जाऊं तभी तो ऐसा होगा कि गति हुआ, नहीं ना। हमें यहाँ पे ऐसे ऐसे डोल रहे हैं तो हम भी गति कर रहे हैं। अब यहाँ से वहां तक जाएं ये मतलब नहीं कि हम गति करें, हम अपने जगह पे हिल डुल रहे हैं तो भी हम क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो उसे कहते हैं मूवमेंट, गति। अब तीसरी बात आती है ग्रोथ। ग्रोथ को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रोथ को कहते हैं क्या, वृद्धि। अब वृद्धि का मतलब होता है विकास होना। आप सजीव को देखिएगा तो हमेशा छोटा से बड़ा होते जाएगा, होते जाएगा। ऐसा नहीं है कि निर्जीव बड़ा होते जाता है, ठीक है, निर्जीव बढ़ेगा नहीं, सजीव आपको हमेशा ग्रोथ करते रहते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ग्रोथ। तो यह प्रक्रिया आपको, यह गुणधर्म आपको सजीव के अंतर्गत दिखेंगे, ठीक है। चौथा होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जनन। जनन का मतलब होता है नए संतानों की उत्पत्ति करना। नए संतानों को उत्पत्ति करने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं जनन। जब आएगा टॉपिक में तो पढ़ेंगे। इसमें से हमें कुछ टॉपिक को पढ़ना है, कुछ टॉपिक को नहीं पढ़ना है, तो जिसको जरूरत नहीं है उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है। रिप्रोडक्शन का मतलब समझ में आता होगा, नए संतानों की उत्पत्ति करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए, और पता तो अब हो जाएगा कि जनन हमेशा सजीव करेंगे, निर्जीव तो करेंगे नहीं। निर्जीव की क्या आवश्यकता है, सजीव का अपना संतति को बनाए रखना है। संतति का मतलब होता है कि अपने जैसे प्रजाति को बनाए रखना, ताकि उसके प्रजाति विलुप्त ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। तो उसके लिए बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता होती है, और ये हमेशा सजीव करते हैं। और चौथा के बाद पांचवा आता है मेटाबॉलिज्म, जिसे कहते हैं उपापचय। उपापचय, उपापचय क्रियाएं भी हम लोग कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपल सा मेटाबॉलिज्म में रिएक्शन होता तो उपापचय क्रिया भी कह सकते थे। लेकिन यहाँ पे मोटा मेटाबॉलिज्म है तो उपापचय भी कह सकते हैं, या तो उपापचय क्रिया भी कह सकते हैं। देखिए वहां पे उपापचय क्रिया है, ठीक है। अब वहां पे उपापचय क्रिया पढ़ाना क्यों पढ़ा सो बताएंगे, आगे चलेंगे। अब मेटाबॉलिज्म होता क्या है हम लोग यहाँ आकर समझ लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। उपापचय अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें, जो कि हमेशा सजीव में चलता है। आप यदि एक चौल की बात करें, निर्जीव की बात करें, तो निर्जीव के बॉडी के अंदर रिएक्शन चल रहा है क्या, नहीं, उसमें भोजन पच रहा है क्या, नहीं ना, भोजन का पचना नहीं हो रहा है, ना तो वह मतलब कि मल पदार्थ को तैयार कर रहा है, ना तो वह रिप्रोडक्शन कर रहा है। ये सब उसके अंदर क्रियाएं चलती है, ना तो वह थिंकिंग कर सकता है, सोच सकता है। ये सब निर्जीव नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सजीवों के अंदर उपापचय क्रियाएं चलती है। उपापचय क्रिया क्या होती है, वैसी क्रिया जिनमें पदार्थ या तो बनते रहते हैं, या तो पदार्थ का विखंडन होता है। मतलब छोटे छोटे पदार्थ मिलकर के बड़े पदार्थ का निर्माण करेंगे, या तो बड़े पदार्थ टूट करके छोटे छोटे पदार्थों का निर्माण करते हैं। इन सभी मतलब कि इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम लोग कहते हैं उपापचय अभिक्रिया। और आपको यह बातें यहाँ पे बताएंगे, चिंता नहीं लेने की बातें हैं। और आप ऐसा माइंड में थिंकिंग रखिए ना कि ऐसा हमारे बॉडी में सजीवों के अंतर्गत चलता है कि नहीं चलता है। तो ये हम लोग भोजन इतना बड़ा बड़ा सा लेते हैं, तो कोशिका तो बहुत छोटा सा आकार का होता है, उसके अंतर्गत जाता कैसे है, उसको चाहिए ऊर्जा। ऊर्जा देने के लिए भोजन को पहले हम लोग क्या करते हैं, पचाते हैं। समझ में आई बात है। तो यहाँ पे बड़े बड़े भोजन को तोड़ा गया कि नहीं तोड़ा गया। अब उसी प्रकार से ऊर्जा क्या करेगा, ऊर्जा निर्माण करने के लिए ऑक्सीजन को जोड़ा जाता है। आपको बताएंगे, जस्ट चिंता नहीं लीजिएगा, ठीक है। अब पांचवा के बाद छठा आता है हमारा कॉन्शियसनेस, जिसे कहते हैं क्या, संवेदनशीलता। क्या कहते हैं, संवेदनशीलता। अब संवेदनशीलता को एक और नाम दिया जाता है सेंसिटिविटी। कितना अच्छी बात है, वह सेंसिटिव है। सेंसिटिव मतलब कि थोड़ा सा टच करेगा तुरंत पता चल जाएगा कि अरे उधर से कोई टच किया है। मतलब कि आपको तुरंत से पता चल जाएगा, कहीं से भी थोड़ा सा आवाज आएगा तुरंत से आप मुड़ करके देखते हैं, सेंसिटिविटी है। थोड़ा सा कोई पीछे से टच किया तो पता चले कि टच किया है। लेकिन आप निर्जीव में ऐसा टच करके देखिए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगा, कोई प्रक्रिया नहीं आएगा कि हमें कोई टच किया है नहीं किया। लेकिन सजीवों के अंतर्गत संवेदनशीलता, कॉन्शियसनेस,
सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी पाई जाती है। मतलब कि उसे एक जब मारेगा तो तुरंत पता चलेगा, अच्छा पीटा, वो आपको भी पीटेगा, समझे। टच कीजिएगा तो उसे भी पता चलेगा कि हाँ टच किया, हवा चल रही है। सब ये सब सजीव करते हैं, लेकिन निर्जीवों को कोई मतलब ही नहीं है भाई। तो यह प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं संवेदनशीलता। अब एक लास्ट आता है एक्सक्रेशन, जिसे कहते हैं हम लोग निष्कासन। अब निष्कासन क्या रहा कि जैसे हम लोग भोजन करते हैं, बहुत सारे पदार्थों का सेवन करते हैं ताकि हमारा बॉडी क्या कर सके, सुचारू रूप से चल सके। अब सुचारू रूप से चलने के बाद क्या होता है, भोजन को पच जाने के बाद बल पदार्थ के रूप में कुछ न कुछ तैयार किया जाता है। उस पदार्थों को हम लोग कहते हैं निष्कासन करना। ये प्रक्रिया केवल सजीवों में होती है। बताइए क्या निर्जीव भी निष्कासन करते हैं क्या? नहीं ना, ऐसा तो नहीं। तो ये सब गुणधर्म कहाँ पाए जाते हैं? तो भाई सजीव में। तो सजीव किसे कहेंगे? वैसे मतलब सजीव उसे कहेंगे जिनमें सजीवों के सारे गुणधर्म पाए जाते हैं। जैसे कि इन सभी गुणधर्म को सजीव के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक माइंड सेट बातें बताया जा रहा है, या तो आपको सोचकर थोड़ा सा हैरानी होगा, इतना सब टॉपिक में से हमने मेटाबॉलिज्म को यहाँ पे क्यों नहीं किया, मतलब क्यों लिया। और सभी टॉपिक को तो पढ़ना था ना भाई। इसके में से 4 टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, और कुछ रिप्रोडक्शन हो गया, और श्वसन होता है, रिस्पायरेशन होता है, जो आपको आएगा। जैव परिक्रम का परिभाषा लिखवाएंगे तो उसके बाद आपको पढ़ाएंगे, उसके बारे में चिंता नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन इतना गुणधर्म में से आपको यहाँ पे मेटाबॉलिज्म पढ़ाने का मतलब सिर्फ ये होता है कि मेटाबॉलिज्म समझ लीजिएगा तो आपको ये बातें समझ में आ जाएगा कि हमारे बॉडी के अंतर्गत, मतलब कि सजीवों के बॉडी के अंदर कैसी कैसी प्रक्रियाएं चलती है, कौन कौन सी प्रक्रियाएं चलती है, और क्या क्या प्रक्रियाएं चलती है। समझ में आई होगी बातें। तो मेटाबॉलिज्म होता क्या है? मेटाबॉलिज्म को शुद्ध हिंदी भाषा में बोले तो इसे बोला जाता है उपापचय। उपापचय अभिक्रिया भी कह सकते हैं, लेकिन अभिक्रिया ना कहिए तो ही चलेगा। अच्छा, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है उपापचय। अब ध्यान से देखिएगा, मेटाबॉलिज्म का हमने डिफिनेशन लिखा है क्या? सजीवों के अंदर होने वाली वे सारी प्रक्रियाएं जिनमें पदार्थों का निर्माण होता है या पदार्थों का विखंडन होता है, इन्हें सम्मिलित रूप से उपापचय क्रियाएं कहते हैं। बातें समझ में आया होगा? नहीं आया होगा? फिर से मैं समझाऊंगा, क्योंकि जब तक हमें तसल्ली नहीं होगा तब तक कि मैं तो छोड़ूंगा नहीं। देखिए क्या बोला जा रहा है कि उपापचय अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें पदार्थों का निर्माण होता है। अब निर्माण करने के लिए आपको पता है कि छोटे छोटे पदार्थ को मिलाना पड़ेगा, मतलब कि छोटा छोटा पदार्थ मिलकर के बड़ा पदार्थ का निर्माण करेगा, तो वही पदार्थों का निर्माण होगा। या पदार्थों का विखंडन भी हो सकता है, मतलब बड़ा पदार्थ टूट करके छोटा छोटा पदार्थ को भी निर्माण कर सकता है। इन ही सम्मिलित, मतलब कि इन दोनों को सम्मिलित करेंगे ना, दोनों को मिलाएंगे तो इन दोनों सम्मिलित रूप से हम उनको क्या कहते हैं, मतलब इन दोनों क्रियाओं को सम्मिलित रूप से उपापचय क्रियाएं। आपको टॉपिक का मतलब बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आपके मन में एक ही डाउट होगा कि भाई सजीवों के अंदर ऐसा कौन कौन सा क्रिया चलता है, हमें तो पता नहीं है, अभी आपको पता नहीं है, लेकिन आपको धीरे धीरे सब पता चल जाएगा कि पदार्थों का निर्माण कैसे होता है बॉडी के अंतर्गत, और पदार्थों का विखंडन कैसे होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं चलूं तो यहाँ पे 2 प्रकार की क्रिया हो रही है, मतलब कि एक छोटे छोटे पदार्थ मिलकर के बड़े पदार्थ का निर्माण करें, मतलब पदार्थों का निर्माण करें, और एक बड़ा पदार्थ टूट करके छोटे छोटे पदार्थों का निर्माण करें, जिसे हम लोग कहते हैं पदार्थों का विखंडन। विखंडन का मतलब ये होता है टूट जाना, ठीक है। तो पदार्थों का विखंडन हो रहा है, ठीक है। अब इस आधार पे इस प्रक्रिया को, मेटाबॉलिज्म को 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। पहला भाग का नाम होता है एनाबोलिज्म, दूसरा क्या होता है, दूसरे भाग का नाम होता है केटाबोलिज्म। केटाबोलिज्म कहते हैं, ठीक है। अब इन दोनों अभिक्रियाओं का डिफिनेशन मैं तो बिल्कुल भी नहीं लिखूंगा, क्योंकि आप लोग क्लास 10th में आ गए हैं। अब इस अभिक्रिया का डिफिनेशन लिखने के बाद आशा करते हैं कि आप इसका डिफिनेशन लिख पाएंगे और उसका भी डिफिनेशन लिख पाएंगे। मैं इसका उदाहरण बताऊंगा, उसका भी उदाहरण बताऊंगा, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। अब आते हैं एनाबोलिज्म, जिसे हिंदी में कहते हैं उपचयी अभिक्रिया। आप ऐसा केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, उपचयन, अपचयन, कुछ बातें याद होगा तो थोड़ा सा सोच लीजिए, सोचने के लिए समय दें। वहां पे पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। उपचयन का मतलब होता है क्या, ऑक्सीजन का जुड़ना होता था। अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का घटना, लेकिन वो बात रहा केमिस्ट्री का, पीछे की बातें को छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे उपचयी अभिक्रिया का मतलब समझना है कि पदार्थों को जोड़ना है।
यहाँ पे एनाबॉलिक में ए का मतलब समझिएगा प्लस, प्लस करना है मतलब कि पदार्थों को हम जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, जोड़ करके नया पदार्थों को बनाएंगे ना, इसे कहते हैं एनाबॉलिज्म। और केटाबॉलिज्म का मतलब समझिएगा माइनस, सी का मतलब माइनस, यानी कि यहाँ पे पदार्थों को तोड़ेंगे, मतलब बड़ा बड़ा सा पदार्थ है तो तोड़ करके छोटे छोटे पदार्थों को हम लोग क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। ठीक है, अब इसका मैं डिफिनेशन लिखूंगा, ऐसा आपने सोचा होगा लेकिन मैंने नहीं लिखा, आपको लिखना पड़ेगा, मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, उपचयी क्रिया। उपचयी क्रियाएं वैसी क्रियाएं होती है जिनमें छोटे छोटे पदार्थ मिल करके बड़े पदार्थों का निर्माण करते हैं। और आप इसे सजाकर और कैसे लिख सकते हैं, उपचयी अभिक्रियाएं वैसी अभिक्रियाएं होती है जिनमें छोटे छोटे पदार्थ मिलकर बड़े पदार्थों का निर्माण करते हैं, ऐसा तो लिख सकते हैं ना। उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म कहते हैं। केटाबॉलिज्म का क्या हो जाएगा, वैसी क्रियाएं या तो सजीवों के अंतर्गत होने वाली वैसी क्रियाएं जिनमें बड़े पदार्थ टूट करके छोटे छोटे पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, केटाबॉलिज्म कहते हैं। इतना तो लिख सकते हैं ना। अब समझना इस बात को कि थोड़ा सा एक बात है याद रखना है, देखिएगा एनाबॉलिज्म क्या होता है भाई, एनाबॉलिज्म समझ गए, इसमें क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की नीड, मतलब नीड मतलब जरूरत होती है, मतलब इसमें ऊर्जा की जरूरत होगा, लेकिन इसमें क्या होता है भाई, ऊर्जा के रूप में बाहर निकलेगा, इसमें क्या होता है, ऊर्जा, ऊर्जा बाहर निकलता है। मतलब कि एनाबॉलिज्म में देखिए, अब छोटे छोटे पदार्थों को तोड़कर बड़ा बड़ा पदार्थ बनाना है, तो इसे बनाने के लिए आपको ऊर्जा लगाना पड़ेगा कि नहीं, शक्ति देना पड़ेगा कि नहीं। ऐसा ही सोचिए ना भाई कि आपको क्या करना है, पदार्थों को जब जोड़ा जाता है तो उस समय ऊर्जा दी जाती है, पदार्थों को गर्म किया जाता है, जैसे आपको देखे होंगे, ऐसा मैं एग्जाम्पल बताना चाहूंगा कि जब कोई पदार्थों को मिलाया जाता है तो मिलाते समय क्या करते हैं, उसे गर्म करते हैं तो बहुत तेजी गति से मिल जाता है। और मिलने का मेन रीजन वहां पे हम ऊर्जा दे रहे हैं, गर्म करना मतलब ऊर्जा दे रहे हैं। ठीक है, तो बस याद रखिएगा, एनाबॉलिज्म अभिक्रिया जिसमें पदार्थों को निर्माण करना होता है, तो कैसे होगा, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तब जाकर नए पदार्थों का निर्माण होगा। लेकिन केटाबॉलिज्म में क्या होगा भाई, इसमें तो पदार्थ बना हुआ था, बनाया हुआ था, ऊर्जा दे चुके थे पहले, लेकिन इसमें तो पदार्थों का विखंडन हो रहा है, यानी पदार्थ टूट रहे हैं, तो पदार्थ टूटेंगे तो इसमें ऊर्जा क्या निकलता है, तो ऊर्जा बाहर निकलता है। इतना बातें तो आपको क्लियर होगा। अब मैं इसका एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण। आपको याद होगा, इसे कहते हैं इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस, पहला एग्जाम्पल है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या होता है आपको पता है, आपको पता नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, ध्यान से समझिएगा। अब प्रकाश संश्लेषण तो कभी पढ़े होंगे ना, वैसा मतलब क्रिया होता है जिसकी उपस्थिति में क्या कहते हैं, हरे पेड़ पौधे अपने लिए भोजन को तैयार करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। लेकिन प्रकाश संश्लेषण में चाहिए क्या क्या होता है, तो आपको इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी ध्यान से देखिएगा। सिक्स CO2 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड 6 थे, और 12 H2O यानी जल के अणु चाहिए होते हैं। प्लस में क्या चाहिए होता है, यहाँ पे चाहिए होता है प्रकाश, मतलब सूर्य का प्रकाश। प्लस में क्या चाहिए होता है, क्लोरोफिल चाहिए होता है। मतलब कि इन चारों को बहुत आवश्यकता होती है, इनमें से चारों में से कोई भी एक निकाल लीजिएगा तो पौधे अपने लिए भोजन नहीं तैयार करेंगे। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन यानी कि जल, हाइड्रो मतलब किसे कहते हैं, H2O। समझ में आई बात, यानी जल का सूत्र होता है, पढ़े हैं। प्रकाश यानी कि सूर्य का प्रकाश चाहिए, आपको पता है कि सनलाइट मिलेगा तभी पौधे भोजन बनाएंगे। और क्लोरोफिल तो उसके अंदर मौजूद होता है, तो वे लोग तैयार क्या करते हैं, वे लोग तैयार करते हैं C6H12O6 प्लस में 6O2 बाहर निकालते हैं। इसका नाम क्या क्या होता है भाई, इसको कहते हैं ग्लूकोज। क्या कहते हैं, ग्लूकोज। और इसका मतलब ऑक्सीजन, जिस ऑक्सीजन का प्रयोग हम लोग ले लेते हैं, और हम लोग बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो फिर से पौधा ले लेगा अपना भोजन बनाने के लिए। अब थोड़ा सा गौर करने वाली बातें हैं इसमें, बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश और क्लोरोफिल,
4 प्रकार के कंटेंट को हमने ऐड किया। ऐड किया मतलब कि 4 प्रकार के पदार्थों को ऐड किया और यहाँ पे एक बड़ा सा पदार्थ बन रहा है। मतलब कि छोटे छोटे पदार्थ मिल करके एक बड़े पदार्थ का निर्माण किए और जिसका नाम था ग्लूकोज। वो तो एक्सेस में ऑक्सीजन निकल गया, लेकिन हमें देखना है इस बात को। ग्लूकोज बना तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? यह एक प्रकार का एनाबॉडी जो मतलब उपचयी अभिक्रिया का उदाहरण है। समझ में आई होगी बातें। अब इसी प्रकार से एक और उदाहरण बता दे तो चलेगा, या तो एक ही आप रख लीजिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तो प्रोटीन का निर्माण होता है, लेकिन वहां पे प्रोटीन का निर्माण में थोड़ा सा आपको हो सकता है डाउट हो जाएगा, या तो और कुछ सवाल आपको ग्रहण मतलब कि माइंड में ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो क्लास 11 का टॉपिक है वो, और यहाँ ये भी नहीं था, लेकिन समझना तो है ना हमें। ये बातें आपको समझ में आया होगा। ये था क्या, एक ही एग्जाम्पल आप रखिए ना, बहुत अच्छा है। प्रकाश संश्लेषण। और देखिएगा केटाबोलिज्म में इसका एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है श्वसन। श्वसन को कहते हैं हम लोग रिस्पायरेशन। क्या कहते हैं इसे? रिस्पायरेशन मतलब कि श्वसन कहते हैं। श्वसन का मतलब क्या होता है? हम लोग जब सांस ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन को मतलब कि ऐसे तो सब गैस लेते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, मतलब कि बहुत सारे गैस होते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, तोड़ करके क्या बनाया जाता है? ऊर्जा बाहर निकाला जाता है। क्या मैंने बोला? श्वसन कैसी प्रक्रिया होती है? तो श्वसन में हम लोगों को क्या चाहिए? 6O2 ऑक्सीजन चाहिए, मतलब कि, और किसको तोड़ना है भाई? C6H12O6। इसे तोड़ेंगे, अब तोड़ने के बाद क्या निकलेगा भाई? तो 6CO2 प्लस में 6O2, नहीं नहीं O2 नहीं निकलता है, 6H2O प्लस में क्या निकलेगा? ऊर्जा बाहर निकलता है, जिसे हम लोग कहते हैं ATP। समझ में आई होगी बातें। कुछ नहीं आया, हमें पता है ना, कुछ नहीं आया होगा। अब थोड़ी सी मैं प्रक्रिया समझता हूँ, श्वसन की प्रक्रिया को देखिए। अब ऐसा कहना होगा कि हमारे अंदर कैसे बना ये कैसे बना? ये पौधे के अंदर तो बन गए, पौधे के अंदर बना, अभी कार्बन डाइऑक्साइड लिया बन गया, लेकिन हमारे अंदर ये कैसे बना? तो आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं भाई? पौधे के द्वारा प्राप्त किया हुआ भोजन को ग्रहण करते हैं। बताइए कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। पौधे जो भोजन निर्माण करते हैं उनमें से क्या करते हैं? उन्हें फल के रूप में तैयार करते हैं। उन फलों का हम लोग क्या करता है? सेवन करते हैं। तो उसमें बताइए ग्लूकोज होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो हमें भी ग्लूकोज चाहिए, इनको भी ग्लूकोज चाहिए। ठीक है, तो वे जब सेवन करते हैं भोजन के रूप में, तो उसके अंतर्गत क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज भी कह सकते हैं, ग्लूकोज भी कह सकते हैं, तो ग्लूकोज होता है। अब बात रहती है कि पौधे को तो दिन के मतलब दिन में क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है, तो दिन में ग्लूकोज मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके माइंड में थिंकिंग जरूर आएगा, यहाँ पे हमारे अंदर क्या हो रहा है कि इसको तोड़ करके ऊर्जा बना रहा है। मतलब ऊर्जा हमें केवल चाहिए क्या? पौधे को नहीं चाहिए क्या? चाहिए ना। तो इसे केवल दिन को मतलब क्या होता है कि सुबह जो होता है, मतलब दिन में जब तक प्रकाश आ रहा है तब तक पौधे को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। और मतलब जल की उपस्थिति में प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही रात होता है ना, तो इसे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, अब इन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए। क्यों? जो ग्लूकोज बना था ना, उसको फिर से तोड़ेंगे और क्या बाहर निकालेंगे? ऊर्जा निकालेंगे, ताकि इनको फिर से कल भोजन बनाने के लिए इसे हष्ट पुष्ट होना पड़ेगा ना। तो इसी कारण आप कभी सोचे होंगे या तो सुने होंगे कि हमें रात के समय पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात के समय ये भी क्या निकालते हैं भाई? रात के समय इन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए, तो रात के समय क्या निकालेंगे? रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर निकालेंगे ना। और हम लोग तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। समझ में आई होगी बातें। अब बात रहती है हमारे अंदर श्वसन क्या होता है? तो श्वसन पौधे भी करते हैं, श्वसन हम लोग भी करते हैं। तो श्वसन में कुछ नहीं, बस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है और तोड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है, और वही ऊर्जा को प्रयोग करके हम लोग मतलब कि मस्त रहते हैं, बॉडी को चलाते हैं अच्छी तरीका से, हर तरीके के काम को करते हैं। समझ में आई होगी बातें। इस तरह के श्वसन मतलब श्वसन का मतलब तो समझ में आया होगा।
ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़ना ही श्वसन कहलाती है। यह प्रक्रिया दोनों में चलता है। कब कैसे चलता है बता दिए, रात के समय इन लोग शोषण करता है और हम लोग 24 का 24 घंटा शोषण करते हैं। लेकिन दिन के समय इसे तो भोजन बनाना है ना, जिसमें ग्लूकोज होता है। और हमें ग्लूकोज कैसे मिला? पौधा जो बनाया था भोजन उसे हम लोग ले लिए। सिंपल सी बात है था, ठीक है। तो ये उदाहरण था किसका? एनाबोलिज्म का। लेकिन ये उदाहरण किसका था? ये उदाहरण रह गया आपका केटाबोलिज्म का, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नए टॉपिक पे, लेकिन आज स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। वो टॉपिक का थोड़ा सा इंतजार रहेगा, बस इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे जैव प्रकर्म। जैव प्रकर्म होता क्या है, आखिर इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? जैव प्रकर्म में इतने सारे प्रक्रियाएं, हमें पढ़ना किस किस के बारे में है, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरीका से देखेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आज तक का टॉपिक में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा और बहुत अच्छी तरीका से भी समझ में आया होगा, हमें विश्वास है कहीं ना कहीं। और ध्यान से पढ़े होंगे तो ऐसा बात नहीं है कि ऊपर ऊपर दिया होगा, बहुत ही आसान है, बहुत बेसिक चल रहे हैं, समझ में आई होगी बातें। ये सब तो बहुत नॉर्मल सा है, अपने लाइफ से रिलेटेड है, तो आपको ये सब बातें समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे जैव प्रकर्म क्या होते हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन सी प्रक्रिया चलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को आज के लिए धन्यवाद।